भारत माता की इनकलाब इनकलाब। हम सब लोग अन्ना आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था उसमें से निकले हुए लोग हैं। सब लोगों को याद है कि अन्ना आंदोलन के समय सब लोग इकट्ठे हुए थे। हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश ने आवाज़ उठाई थी और पूरे देश की एक ही मांग थी उस टाइम कि जी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून पास कर दो। सरकार नहीं मानी तो हम लोगों को पार्टी बनानी पड़ी। उस टाइम उन लोगों को ये लगता था, ये चुनौती दिया करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। अब शायद इनको लग रहा होगा उसी टाइम इनकी बात मान लेते तो ये दिन ना देखने पड़ते। तो आम आदमी पार्टी जो बनी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से इसका जन्म हुआ। इस देश की राजनीति बदलने के लिए बनी। जनता ने खूब सहयोग दिया। जनता ने पहले आंदोलन का सहयोग दिया और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी, सब लोगों को याद है। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज एनसी का पहला टर्म पूरा हो रहा है। 3 साल के लिए एनसी चुनी गई थी। 3 साल पूरे हुए, उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन हुआ। आज 3.5 साल पूरे हो रहे हैं और आज नई एनसी टेक ओवर करेगी, नई नेशनल काउंसिल टेक ओवर करेगी। उसके बाद नेशनल काउंसिल आज नेशनल एग्जीक्यूटिव को चुनेगी, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव नई पीएसी को चुनेगी। नेशनल एग्जीक्यूटिव आज नेशनल कन्वीनर को चुनेगी, ट्रेजरर को चुनेगी, सेक्रेटरी को चुनेगी। तो नेशनल काउंसिल का चुनाव हुआ है, नई नेशनल काउंसिल का, और आज बाकी सारे चुनाव होने हैं। तो एक थोड़ा इमोशनल सा दिन है क्योंकि 3 साल 3.5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और ये 3 साल क्या, मैं तो 5 साल कहूँगा हमारा, बिकॉज या आम आदमी पार्टी जो बनी ये भी आंदोलन का ही हिस्सा है। 5 साल पहले जो एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ था वो एंटी करप्शन मूवमेंट अभी तक हमारे लिए तो चल ही रहा है और जब तक इस देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाता हमारे लिए वो मूवमेंट ही चलता रहेगा। तो आम आदमी पार्टी बनी, उस टाइम लोगों को भरोसा नहीं था कि इनकी जब नई पार्टी बनी थी तो कई पार्टी वाले कहा करते थे, दूसरी पार्टी वाले, इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी, एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन फिर जब पहला चुनाव हुआ 28 सीट आई और जब दूसरी बार दिल्ली में चुनाव हुआ तो देश तो क्या दुनिया का इतिहास रचा गया जब 70 में से 67 सीट दिल्ली के लोगों ने दी थी। चुनाव तो जीते, लेकिन असली चैलेंज चुनाव जीतने के बाद शुरू होता है। चुनाव जीतने के बाद बहुत सारे ऐसे दुनिया भर में एक्सपेरिमेंट्स देखे गए हैं। जब चुनाव जीतने के बाद, चुनाव एक इमोशंस में, एक रोमांटिसिज्म में जनता वोट देती है, लेकिन उसके बाद देखा कि पार्टियां और नेतृत्व भटक जाते हैं। सत्ता का नशा, पैसे का नशा वो भटका देता है कहीं ना कहीं सबको। उसे संभाल के रखना बहुत जरूरी था, अपनी दिशा को बनाए रखना बहुत जरूरी था, जिस चीज के लिए आए थे उसी राह पे चलना बहुत जरूरी था। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र महसूस हो रहा है कि आज 1.25 साल हो गया दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बने हुए। आज केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरे देश को दिल्ली की सरकार के ऊपर फख्र महसूस हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा दुनिया के अंदर डंका बज रहा है आज आम आदमी पार्टी की सरकार का। पूरे दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की, दिल्ली की सरकार की चर्चा हो रही है। ये बड़े फख्र की बात है कि हमने उसको बनाए रखा, हमने उसको बचाए रखा। अपनी ईमानदार राजनीति जिसके लिए हम आए थे आज भी उसी के ऊपर कायम है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल के अंदर काम हुए हैं, एक से के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतने सारे काम हुए हैं, और वो भी ऐसे माहौल के अंदर जब केंद्र के अंदर बैठी हुई बीजेपी की सरकार ने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और दूसरी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए वो हर प्रयास करते हैं। तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद हमने इतने सारे काम करके दिखाए। मैं समझता हूं ये वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब लोगों का। मैं कुछ एक अचीवमेंट्स आपके सामने आपकी सरकार के रखना चाहता हूं।
आज देश भर से नेशनल काउंसिल के मेंबर्स आए हुए हैं। जब आप वापस जाएंगे तो आपको भी अपने अपने इलाके के अंदर ये सारी बातें लोगों को बतानी चाहिए। जो जो चीज़ें एक हमारी पार्टी है, हमने जो जो वादे किए थे, मैनिफेस्टो, उसको हम गीता मानते हैं, उसको हम कुरान मानते हैं, उसको हम अपनी बाइबल मानते हैं, और अपने मैनिफेस्टो की कॉपी अपने मोबाइल फ़ोन पे लेके घूमते हैं। रोज़ सवेरे एक बारी रिवाइज कर लेते हैं उसको। और एक दूसरी पार्टी है जो चुनाव जीतने के बाद कहती है वो तो जुमले थे, वो तो चुनाव में कहने वाली बातें थी, उसका कोई लेना देना नहीं है। ये भी एक राजनीति में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो दूसरी पार्टियों से अगले चुनाव के पहले पूछ लेना कि क्या किया, उनको तो अपना मैनिफेस्टो भी याद नहीं होगा। और हम रोज अपने मैनिफेस्टो को आज भी हम बता सकते हैं, भाई इतने पॉइंट बोले थे, उतने में से इतने पॉइंट हो गए हमारे, और इतने पे काम चल रहा है। हमने सबसे बड़ा पॉइंट बोला था दिल्ली के अंदर बिजली के रेट कम करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए। जब मैं मुख्यमंत्री बना दिल्ली का, दिल्ली में बिजली सबसे महंगी थी पूरे देश के अंदर। आज दिल्ली में बिजली हिमाचल प्रदेश को छोड़ के सबसे सस्ती है पूरे देश के अंदर। बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की हिम्मत दिखाई हम लोगों ने। बाकी पूरे देश के अंदर कोई सरकार जो है, सारी दूसरी पार्टियां जो है वो मिली हुई हैं इन बिजली कंपनियों के साथ, इनके साथ इनके रिश्ते हैं। लेकिन हमारी अकेली सरकार थी जिसने सीएजी के ऑडिट को ऑर्डर किया, और सीएजी के ऑडिट के अंदर एक्चुअली निकल के आया कि इन बिजली कंपनियों ने 8,000 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है। हाईकोर्ट ने उसको ऑडिट को खत्म कर दिया, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे हमारी जीत होगी। हमने कहा था कि दिल्ली में बिजली 24 घंटे सप्लाई करेंगे। ये सारे कहते थे बिजली सस्ती कर दी, अगर बिजली सस्ती कर दी तो बिजली की अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी, बिजली मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बिजली मिलेगी नहीं। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बिजली आधी भी करी, और आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। बिजली की कमी नहीं है दिल्ली के अंदर। कुछ कुछ इलाकों में बिजली जाती है, वो बिजली इसलिए जाती है क्योंकि कहीं लोकल फॉल्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसकी वजह से जाती है। उसकी भी अब पॉलिसी लेके आ रहे हैं दिल्ली में कि अगर किसी इलाके के अंदर बिजली जाएगी तो बिजली कंपनी को 1 घंटे के अंदर ठीक करनी पड़ेगी। अगर 1 घंटे में बिजली कंपनी ठीक नहीं करेगी तो वहां रहने वाले लोगों को मुआवजा देगी बिजली कंपनी 1 घंटे के बाद। पानी का हमने कहा था 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त करेंगे। हमने सारे परिवारों को 20-20 हजार लीटर पानी मुफ्त कर दिया, हर परिवार को। जब हमने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा तो कई लोगों को लगा ये 20,000 लीटर पानी मुफ्त कर रहे हैं, ये बीजेपी कांग्रेस वालों ने कहा इससे तो दिल्ली में पानी का वेस्टेज बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। उसका भी उल्टा हुआ। हमारा डेटा ये दिखाता है कि 20,000 लीटर पानी जब से अनाउंस किया है, 3 मिलियन गैलन्स पानी की बचत होने लग गई है दिल्ली के अंदर पर डे। हर रोज 30 लाख गैलन पानी हर रोज की बचत होने लग गई है जब से हमने 20,000 लीटर पानी अनाउंस किया। क्यों? हमने कहा 20,000 लीटर पानी तो फ्री, लेकिन 21,000 करोगे तो 20,000 के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग उसको 20,000 से नीचे नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, बचत कर दी, चालू कर दी लोगों ने। फिर जब हमने कहा 20,000 लीटर पानी फ्री करेंगे तो सारे विरोधी बोलते हैं जी इससे तो जल बोर्ड बैठ जाएगा, डूब जाएगा, जल बोर्ड का नुकसान हो जाएगा, जल बोर्ड घाटे में चला जाएगा। आज साल के अंत में 31 मार्च जो खत्म हुआ है, जल बोर्ड को 176 करोड़ रुपए का ज्यादा मुनाफा हुआ, उसको लॉस नहीं हुआ। तो पानी भी फ्री कर दिया, पानी की बचत भी हो गई, पैसे भी ज्यादा कमा लिए। अब आप सब कहोगे कैसे कमाए ये 176 करोड़ ज्यादा कैसे है? वो इसलिए आए क्योंकि एक तरफ पानी मुफ्त करा, दूसरी तरफ जल बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार भी कम करा, उसकी वजह से पैसे बचने लगे। फिर जब हम चुनाव में घूमा करते थे उस वक्त बड़ा पता चलता था जनता की क्या क्या समस्याएं। जनता कहती थी जी ये पानी के बिल किसी के 3-3 लाख रुपए के आ रखे थे, किसी के 4-4 लाख रुपए के आ रखे थे। छोटे से मकान में रहता है, 3 लाख रुपए का बिल बनता ही नहीं था, झूठा बिल था। तो जब हमने सर्वे कराया तो पता चला 90% लोगों के बिल झूठे आए पड़े हैं दिल्ली के अंदर। तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली में 30 नवंबर तक के सारे लोगों के पुराने बिल माफ। किसी के 3 लाख रुपए के बिल माफ हो गए, किसी के 4 लाख रुपए के बिल माफ हो गए। लोग तो पागल हो गए, उनको समझ नहीं आई ये कैसे हो गया। 2,500 करोड़ रुपए के पानी के बिल माफ कर दिए हम लोगों ने। तो जनता को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है
65 साल के बाद भी आज दिल्ली के अंदर लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, लोगों के घरों में पाइपलाइन से पानी नहीं है, पाइपलाइन ही बिछी हुई। लगभग 15 से 20% दिल्ली ऐसी है जहां पे पाइपलाइन नहीं है। पिछले 1 साल के अंदर हमने 263 नई कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी पहुंचाया है। यह इतिहास है। 10 साल के पिछले 10 साल में इतनी कॉलोनियों में पानी नहीं पहुंचा जितना 1 साल में हमने 263 कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी पहुंचा दिया। और जल बोर्ड को टारगेट दिया है कि अगली साल दिसंबर के महीने तक, दिसंबर 2017 तक आपको दिल्ली के घर घर तक पानी की 100% दिल्ली के अंदर पानी पहुंचा देंगे। हर घर के अंदर टूटी से पानी हम लोग पहुंचा देंगे। जो काम 65 साल में ये लोग नहीं कर पाए, हम 1.5 साल के अंदर करके दिखा देंगे। हम जब टारगेट तय करते हैं तो हम कहते हैं दिसंबर 2017 तक करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसानों की इनकम डबल करेंगे। कब तक करेंगे? कहते जी 2022 तक करेंगे। उनको पता है 2022 तक रहना तो है नहीं, तो जो मर्जी कहते रहो 2022 तक करेंगे, 2023 तक करेंगे। तो करने वाली बात नहीं कर रहे। अभी क्या करोगे ये बताओ ना। हम कह रहे हैं 2017 तक करेंगे, हम हैं 2017 तक यही हैं हम। अगर नहीं करे तो पकड़ लेना हमारा कान आके। फिर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है। झुग्गी बस्ती के अंदर एयर कंडीशनड क्लिनिक, उसमें 210 तरह के टेस्ट होते हैं, सारे फ्री। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं 1-1 हजार रुपए का एक टेस्ट है, इतने महंगे महंगे टेस्ट है, सारे टेस्ट फ्री। 212 टेस्ट होते हैं वहां पे। डॉक्टर बैठती है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक क्या है, छोटा सा एक 2 कमरे का क्लिनिक है। एक डॉक्टर बैठती है, जैसे आपको बुखार खांसी जुकाम हो जाए तो आप बगल वाले किसी पड़ोस में डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, तो इस तरह से पड़ोस का एक क्लिनिक बन गया आपका। उसमें डॉक्टर बैठती है, 212 टेस्ट होते हैं, सारी दवाइयां मुफ्त में मिलती है। तो इतना खूबसूरत क्लिनिक है। पहले ऐसा क्लिनिक बनता था, पहले डिस्पेंसरी दिल्ली में बना करती थी, 5 करोड़ की एक डिस्पेंसरी बना करती थी। हमने 20 लाख रुपए के अंदर डिस्पेंसरी बना के दिखा दी। और अमेरिका के अंदर उसका चर्चा हो रहा है। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छपी कि अमेरिका को दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक से सीखने की जरूरत है। पहले हम लोग कहा करते थे ना, अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा, अमेरिका से सीखने की जरूरत है। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं दिल्ली से सीखने की जरूरत है। तो हवा उल्टी बहने लग गई। तो मोहल्ला क्लिनिक, अभी 100 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं दिल्ली में, और 1000 मोहल्ला क्लिनिक इस साल 31 दिसंबर तक बन जाएंगे। 9 महीने के अंदर, 9-10 महीने में 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली में बन जाएंगे। उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब हमेशा कहा करते थे सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था, आसान नहीं था कोई सरकारी स्कूलों को ठीक करना, इतना आसान नहीं था। पहली चीज तो हालत इतनी खराब थी, और दूसरा पूरा का पूरा माइंडसेट ऐसा बन गया था कि सरकारी स्कूल तो ठीक ही नहीं हो सकते। वहां काम करने वाले लोग भी ऐसा सोचा करते थे। उस पूरे को बदलने की जरूरत थी। तो सबसे पहले तो एक काम करा, सरकारी स्कूलों के अंदर जो सुविधाएं हैं, 3 चीजें करी। सफाई ठीक करा दी, पुरानी कंपनियों को ढाके नई कंपनियों को ठेका दिया, सफाई ठीक करा दी। और अब एक ऐप बनाया है कि रोज हर पूरे स्कूल की सुबह 7 बजे 7:30 बजे वीडियो बना के वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो कोई भी बैठ के देख सकता है स्कूल के अंदर आज सफाई का क्या हाल है। तो सफाई ठीक करा दी, टॉयलेट्स ठीक करा दिए, लेडीज टॉयलेट नहीं थे, टॉयलेट्स ठीक करा दिए, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया। अब एक बड़ी समस्या थी, एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हैं, उनका कैसे करें। तो अब 8000 नए क्लासरूम बना रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, वो जुलाई के महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। इतनी फास्ट काम चल रहा है। 8000 क्लासरूम, आप ये मान के चलो एक स्कूल में 30-40 क्लासरूम होते हैं, तो एक तरह से 200 नए स्कूल बन रहे हैं एक साथ। 1 साल के अंदर 200 नए स्कूल बना दिए, ये कोई छोटी बात नहीं है वैसे। इतना एफिशिएंट तो मुझे नहीं लगता प्राइवेट सेक्टर में भी काम होता होगा जितना सरकार में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमारे करके दिखा दिया। तो ये 8000 क्लासरूम बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मोटे मोटे तौर पे सब क्लासों में अब 50-60 से कम बच्चे बैठने चाहिए। और भी नए बहुत सारे स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो स्कूलों के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। किसानों को मुआवजा दिया, सबसे ज्यादा मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा फसल बर्बाद होने पे, जो आज तक किसी सरकार ने 50,000 रुपए हेक्टेयर किसी सरकार ने नहीं दिया था। ये सब कैसे हुआ? ये विपक्षी वाले कहते हैं जी पैसा कहां से आ रहा है। जितना काम 1 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया, इतना ये
10-10 साल 15-15 साल में भी सरकारें नहीं कर पाई। तो ये जनता ये सोच रही, लोग सोच रहे पैसा कहां से आ रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इन लोगों के पास। पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर अब एक ईमानदार सरकार है। हम हर काम में पैसा बचा रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 5 करोड़ रुपए का पहले मोहल्ला क्लिनिक बनता था, अब 20 लाख रुपए का मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है। यहाँ पे अगर राखी बैठी होगी उसके यहाँ पे अभी एक ITI बनी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 24 करोड़ रुपए की ITI बननी थी, 16 करोड़ रुपए में बना दी हम लोगों ने ITI। अभी फ्लाईओवर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे फ्लाईओवर बने, 325 करोड़ का फ्लाईओवर बन रहा था, हमारी सरकार ने 200 करोड़ रुपए के अंदर बना दिया। और उसी टाइम जब हमारा फ्लाईओवर बना था, प्रधानमंत्री जी एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आए थे बिहार के अंदर, हाजीपुर के अंदर। वो बिहार वाला फ्लाईओवर 600 करोड़ का बनना था, बनते बनते वो 3000 करोड़ का बना है। हमारा फ्लाईओवर 325 करोड़ का बनना था, वो 200 करोड़ में बना है। ये दो किस्म की राजनीति इस देश के सामने है, एक वो उनकी राजनीति है और एक हमारी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, मुझे खुशी इस बात की है, चुनाव तो जनता ने जिता दिया था, जनता ने बड़ा भरोसा किया था, चुनाव तो उन्होंने जिता दिया था, लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज था कि जो जनता ने भरोसा किया है, क्या उस भरोसे पे हम लोग खरा उतर पाएंगे। आज 1 साल के बाद मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हम सब लोगों ने मिलके जनता के भरोसे को पूरा किया, जनता के भरोसे पे हम खरा उतरे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले देश में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसके पहले इस देश में एक बहुत बड़ा नाटक रचा गया था। इस देश के सामने एक कहानी प्रस्तुत की गई, उस कहानी का नाम था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उसमें कहा गया गुजरात में ये हो गया, अचानक आई वो कहानी, पहले नहीं थी। मतलब ऐसा कोई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होता तो 4 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले पता तो चलता। 10 साल से गुजरात के अंदर उनकी सरकार थी पहले, तो 10 साल में कुछ तो पता चलता, कभी तो पता चलता भाई कोई गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की कोई कहानी है। अचानक लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले शुरू हो गया गुजरात मॉडल, एक कहानी गढ़ी गई, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। चुनाव के पहले हमें भी जाने का मौका मिला, हमने जाके वहां देखा, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जाके देखा, हालत बड़ी खराब। हमने वहां पे डिस्पेंसरियों में जाके देखा, टूटी पड़ी थी सारी डिस्पेंसरियां, दवाइयां नहीं मिलती, जनता गालियां दे रही थी। और अब तो हम नहीं कह रहे, सारा देश ही कह रहा है जी हमको धोखा हो गया। वो पता नहीं क्या था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कहां से फोटो, कभी अब तो बताते हैं फोटोशॉप भी बड़े उन्होंने एडिटर रख रखे हैं, बड़े बड़े स्विट्जरलैंड की सड़क दिखा देंगे और कहेंगे गुजरात की सड़क है। इस तरह से धोखा दिया इन लोगों ने अपने को, पूरे देश को धोखा दिया, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो आज एक वो कहानी है गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, और आज एक सच्चाई है दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। और हम चैलेंज करते हैं पूरे देश की जनता, पूरी दुनिया की जनता गुजरात का मॉडल भी देख के आ जाए और देखे कि गुजरात का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। और हम सारी दुनिया की जनता को इनवाइट करते हैं दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी देखे और देखे कि दिल्ली का मॉडल क्या है। हम इनवाइट करते हैं सारे दुनिया की जनता को कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक आके देखो, उसमें कमियां निकालो, जो कमियां हम उसको स्वीकार करेंगे, उन कमियों को भी दूर करेंगे। हम उनको इन्वाइट करते हैं जनता से, दिल्ली की जनता से आके पूछो बिजली के बिल कम हुए कि नहीं हुए। सारी दिल्ली की जनता ना कह दे बिजली के का बिल कम हुए। ये है दिल्ली का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो वी आर ओपन टू स्क्रूटनी, वी आर ओपन टू, आओ बात करो जनता से। द्वारका के लोगों से जाके पूछो पानी आया कि नहीं आया, 30 साल के बाद द्वारका के अंदर पानी आया है। और गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जाके देख लो वहां पे क्या क्या हुआ है। तो आज देश के सामने दूसरा बड़ा खेल हुआ पिछली बार, विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास पुरुष, विकास प्रधान, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा। तो चुनाव के पहले उन्होंने कहा ये करेंगे, वो करेंगे, विकास करेंगे। विकास के नाम पे ले गए वोट, नहीं तो हिंदू के नाम पे लेते वोट, उनको 10-12% वोट भी नहीं मिलते पूरे देश में। 31% वोट लेके विकास के नाम के ले गए वोट, और जैसे ही जीते तो विकास तो भूल गए, गुंडागर्दी पे उतर आए। भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो मारेंगे। कश्मीर में कहते हैं, कश्मीर के अंदर जो भारत माता की जय बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, कश्मीर के बाहर जो भारत माता की जय नहीं बोलता उसको जेल में डाल देते हैं। मतलब इनका दोगलापन सामने है। भारत, मेरे को याद आ रहा था, याद करो अन्ना आंदोलन, आप सारे अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान में खड़े थे आप लोग। जब अन्ना जी आवाज लगाते थे रामलीला मैदान में स्टेज से भारत माता की जय, पूरा देश दिल से बोलता था भारत माता की जय। हर एक के
यहां से झुंझुनाहट होती थी सारे लोगों के दिलों के अंदर, यहां से निकलता था भारत माता की जय। कोई ये नहीं कहता था, मेरा धर्म नहीं कहता, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों ने भारत माता की जय लगाई थी। तब भारत माता की जय हुई थी। वो असली भारत माता की जय थी जब अन्ना आंदोलन के दौरान लोगों ने अपने दिल से भारत माता की। अब ये क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो गला काट देंगे, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो डंडे मारेंगे। ये भारत माता की जय नहीं हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। विकास के नाम पे वोट ले गए, कभी गाय को ले आते हैं। बिहार चुनाव के पहले गाय ले आए, बिहार में फेल हो गए, अब गाय छोड़ दी। अब भारत माता की जय ले आए, अब अगला चुनाव हारेंगे तो भारत माता भी छोड़ देंगे। तो ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी इनकी राजनीति, हर तबके को इन्होंने अपने खिलाफ कर लिया। ये भी दो मॉडल है। 2 साल हो गए इनको देश पे राज करते करते। एक आदमी दिखा दो देश में जो इनसे खुश हो कि जी हमारा इन्होंने भला कर दिया। सारे व्यापारी नाराज हैं, सारे ज्वेलर्स नाराज हैं, सारे किसान नाराज हैं, सारे स्टूडेंट्स नाराज हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनके सामने रोना पड़ा। मुझे लगता है उससे बड़ा तमाचा मोदी सरकार को नहीं हो सकता था जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टेज के ऊपर इनके सामने रोया था। और आज दिल्ली के अंदर 1 साल हुआ है आज हमारी सरकार को, और सबसे पहला साल सबसे मुश्किल साल होता है भाई साहब। सबसे पहला साल मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जब आप 70 में से 67 सीट लेके आते हो, जनता की उम्मीदें आसमान पे होती है। जनता सोचती है पता नहीं अब ये क्या कर देंगे। इतनी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पहला साल बड़ा मुश्किल होता है। पहला साल के बाद आज पूरे दिल्ली की जनता के अंदर, आप कहीं चले जाओ, पूरी दिल्ली की जनता के अंदर इतना उत्साह है इस सरकार को लेकर, इतना बढ़िया माहौल है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो वो बची हुई 3 सीट भी जीत लेंगे हम लोग। तो मुझे बहुत खुशी है, हम सब लोगों ने अभी तक की जो यात्रा की है, हमेशा जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। हम निमित्त मात्र हैं, ये प्रकृति है जो करवा रही है ये सब। कि जैसा हम कहते हैं जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। तो वो प्रकृति नहीं है, झाड़ू वाले सारे इकट्ठे करे हैं पूरे देश के अंदर। अब इन झाड़ू वालों की संख्या बढ़ानी है। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, कई साथी आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी यहाँ चुनाव लड़ लेते हैं, वहाँ चुनाव लड़ लेते हैं, फलाना। चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हम लोग, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। और चुनाव जीतने के बाद वहां व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चाबी या ये निर्णय कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये निर्णय आपके हाथ में है। जहां जहां आप इतना माहौल पैदा कर दोगे कि चुनाव जीतने के कम से कम 50-50 प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। चुनाव जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नहीं जी एक बार ये चुनाव लड़ लेते हैं। क्यों लड़ लेते हैं? नहीं तो वॉलंटियर्स बिखर जाएंगे। तो जो वॉलंटियर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं वो तो बिखर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब राजनीति में आए हैं तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप इतनी मेहनत करो, डोर टू डोर कैंपेनिंग करो, बूथ वॉलंटियर तैयार करो। अगर माहौल बन चुका है तो चुनाव लड़ने में क्या एतराज हो सकता है? जरूर लड़ेंगे, लेकिन 100 में से 3 सीट लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, 100 में से 90 सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जब तक चुनाव, हार या जीत हमारे हाथ में नहीं है, हार या जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कम से कम जीतने के चांस तो हों। खुद ही आके कहते हैं जी जीतने के तो चांस नहीं है, एक वोट परसेंट इतना हो जाएगा, 4 सीट जीत जाएंगे, उसमें वो नहीं लड़ेंगे। सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में इस देश के अंदर अपने को नई किस्म की राजनीति देनी है। दिल्ली ने एक उम्मीद पैदा की है और ये उम्मीद अब पूरे देश के अंदर फैलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोगों का पिछले 3 साल में बहुत साथ मिला और मुझे उम्मीद है ये साथ बना रहेगा। हम सारे मिलके लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।